फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास है अपने ओम के नियम की व्युत्पत्ति, डेडिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ, और साथ में अपन लेंगे प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। ठीक है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति मतलब जो अपन ने पढ़ा V = RI, ये रियल में मतलब एक तो थ्योरी होती है कि हाँ इसके प्रोपोर्शनल है, एक उसको प्रूव करना। यहाँ पर क्या अपन इसको प्रूव करेंगे कि ओम का नियम रियल में सही है या गलत है। ठीक है। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। देखो अपन पढ़ते हैं। अपन अब तक पढ़ चुके थे कि विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध ज्ञात किया था। तो अपन लिखेंगे विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध हमारा ज्ञात किया हुआ है। तो अब दोबारा यहाँ पर ज्ञात करने ना डायरेक्टली यूज करेंगे। में संबंध क्या था? I = n इलेक्ट्रॉन AVD, ये हमने ज्ञात किया था। ठीक है। अच्छा, अपवहन वेग का भी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके पहले। तो अपवहन वेग की क्या कैलकुलेट करी थी? VD = आपको ध्यान होना चाहिए क्या थी? इलेक्ट्रॉन E/m × τ विश्रांति काल। ठीक है। अब देखो एक चीज और। अच्छा, धारा घनत्व के लिए अगर अपन बात करें, अब देखो यहां से अपन बात करते हैं I = क्या है? I = क्या है? NEAVD। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, I/A, इधर इससे डिवाइड करते हैं तो N इलेक्ट्रॉन VD, और इसको आप क्या कहेंगे? आपका I/A क्या था? J, इसका क्या नाम था? धारा घनत्व। तो अपन लिख सकते हैं J = N इलेक्ट्रॉन VD। रूपांतरण ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, VD की वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। VD की वैल्यू क्या है आपके पास? तो J = क्या हो जाएगा? देखो, इलेक्ट्रॉन J = N इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये मिस्टेक होगी, J = जाएगा N इलेक्ट्रॉन, और VD की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनटू इलेक्ट्रॉन E/m × τ। तो J = क्या आ गया? N इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर E/τ/m। ये हमारे मतलब यहां तक अपन ने कोई भी नई चीज प्राप्त नहीं करी। हमारे पास जो पहले से ज्ञात है उन्हीं का एक यूज कर रहे हैं अपन। धारा और अपवहन वेग का संबंध, अपवहन वेग का मान, इनका यूज करके अपने धारा घनत्व के पदों में अपन एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली। पहली बात। ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर देखो आप, N इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो गया। ठीक है। τ और m, ये सब क्या है? नियतांक। इन सब की वैल्यू क्या है? नियत है। ठीक है। तो अपन कहते हैं n इलेक्ट्रॉन τ/m किसी चालक राशि के लिए नियतांक है। किसी चालक राशि के लिए नियतांक है, राशि के लिए नियतांक है। ठीक है। अब ये तो आप चीज पहले भी चर्चा कर चुके। क्यों? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहने, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट रहनी, विश्रांति काल पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट रहना, मास कांस्टेंट रहना। ठीक है। अच्छा, इस सब को अपन भौतिक विज्ञान में किससे निरूपित करते हैं? सिग्मा से। N इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर τ/m, इसको हम क्या मानते हैं? सिग्मा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? J = सिग्मा E। अच्छा, सिग्मा कौन है? सिग्मा जिसको अपन ने माना, इसे क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं पदार्थ की चालकता। पदार्थ की चालकता। ठीक। अब देखो, जो अपने J = सिग्मा E, अब आप भी जानते हो कि J कौन है? धारा घनत्व सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र भी क्या है? सदिश राशि। और सदिश रूप में इसको कैसे लिखते हैं? J वेक्टर = सिग्मा E वेक्टर, ऐसा भी लिखते हैं इसको। बहुत बार आपको डायरेक्टली यहीं तक आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है J = सिग्मा E, प्रूव इट।
वो आपको ऐसे नहीं कहेगी कि भाई ओम के नियम की व्युत्पत्ति करो, ऐसा नहीं बोलकर क्या कहेगा कि आपको रिलेशन दे देगा पहले J इज इक्वल टू सिग्मा ई और कहेगा इसे सिद्ध करो, प्रूव इट करो। तो अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने क्या कि भाई विद्युत धारा का संबंध हमारा पहले से हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध क्या होता है, I इज इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन ए वी टी। फिर अपन ने अपवहन वेग की वैल्यू भी कैलकुलेट की, वी डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम इंटू टू। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इस संबंध से जो धारा और अपवहन वेग के संबंध से, इससे अपन ने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, धारा घनत्व, आई अपॉन ए लिख दिया। तो आई अपॉन ए क्या होती है, जे। तो जे इज इक्वल टू हो गया एन इलेक्ट्रॉन वी टी। अब आप भी जानते हो अपवहन वेग का मान है आपके पास, आपने अपवहन वेग का मान रख दिया, तो आपका जे इज इक्वल टू आ गया एन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर ई टू अपॉन एम। ठीक है, अब ये जो एन इलेक्ट्रॉन स्क्वायर और ये विश्रांति काल और द्रव्यमान, ये सब क्या है, किसी भी चालक राशि के लिए क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। तो इसको अपने किससे निरूपित किया, सिग्मा से। तो हमारा संबंध आ गया जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब सदिश रूप में लिखना चाहें तो जे को तो क्या है, खुद सदिश राशि है, धारा घनत्व है जे वेक्टर और विद्युत क्षेत्र सदिश होता है तो ई वेक्टर। जिसको आप नियतांक को सिग्मा माना, इसे बोलते हैं पदार्थ की चालकता। ठीक है, अब देखो पदार्थ की चालकता का अर्थ क्या है कि उस पदार्थ में विद्युत धारा कितनी अच्छी तरीके से या कितनी अधिक मात्रा में प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं, देखो किसी पदार्थ की चालकता, किसी पदार्थ की चालकता पदार्थ की प्रकृति किसी पदार्थ की चालकता पदार्थ की प्रकृति तथा उसके ताप पर निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर करती है। कई बार आप पूछा जाता है वैसे अपने लेकिन आप भी जानते हैं कि जैसे कॉपर अच्छा कंडक्टर है और आपकी चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर है, लोहा कम है, तो ये सब क्या है, ये नेचुरल है भाई, हमारा कोई इसमें योगदान थोड़ी है। तो हमने कह दिया किसी पदार्थ की चालकता किस पे कर रही है, पदार्थ की प्रकृति पर, कि वो ठीक है कंडक्टर है कि इंसुलेटर है वो अलग है। फिर ताप पर निर्भरता करती है, ताप पर कैसे डिपेंडेंसी होती है अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ताप के बढ़ने घटने के कारण भी किसी पदार्थ की चालकता प्रभावित होती है, चालकता बढ़ भी सकती है और चालकता घट भी सकती है। ठीक है, अब देखो आप, अब दोबारा एक संबंध और हम जानते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध क्या, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है, अतः क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन एल। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर आप इसको E को चेंज की V में क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम व्युत्पत्ति किसको करने हैं, ओम के नियम के। ओम के नियम में कौन कौन सी राशि होती है, विभव, धारा और प्रतिरोध। तो अब देखो, या फिर इसको ऐसे मैं या जे को मैं वापस चेंज कर सकता हूँ, जे इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्या, या आई अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन एल। अब देखो वोल्टेज भी आ गई, धारा भी आ गई, अब एक प्रतिरोध चाहिए। तो ओम का नियम क्या था, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसको लिख सकते हैं, अतः वी इज इक्वल टू, देखो आप आई अपॉन ए अपनी जगह है और इंटू एल अपॉन सिग्मा, तो इसको आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू क्या, I को अलग ले लें और अंदर किसको रख लें, एल अपॉन ए इंटू सिग्मा। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा 1 सिग्मा इज इक्वल टू होता है रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। रो क्या होती है, प्रतिरोधकता। चालकता का व्युत्क्रम क्या होती है, प्रतिरोधकता। तो 1/रो को क्या लिख सकते, 1 सिग्मा को 1 चालकता बराबर प्रतिरोधकता। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो यहां पर अपने V इज इक्वल टू आ गया रो एल अपॉन ए इंटू आई। और इस टोटल को यहां पर एक चीज और आगे और क्लियर होगा भी कि रो एल अपॉन ए ये क्या होता है, आर। आर कौन है, प्रतिरोध।
ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर आई, ये आपका प्रूव हो गया। अब देखो कि नया शब्द प्रतिरोधकता, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा प्रतिरोधकता क्या होता है, लेकिन यहां से क्लियर है कि चालकता का व्युत्क्रम होती है। फिर मैंने बताया कि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है कि रो एल अपॉन ए, ये भी मैं आपको इसमें अब नेक्स्ट आगे इन दोनों चीज़ों को तो मैं क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे आई। लेकिन यहाँ से अपन ने क्या किया, जे इक्वल टू सिग्मा ई तक तो अपना प्रूव हो ही गया था। फिर मैं लिख दिया किसी पदार्थ की चालकता पदार्थ की प्रकृति तो उसके ताप पे निर्भर करती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या, हम जानते हैं कि अपन ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र को विभव और दूरी या लंबाई के पदों में चेंज कर दिया कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। अब इसको क्यों किया, क्यों मैंने कहा कि ओम का नियम व्युत्पत्त करना है। ओम का नियम किस में होता है, विभव, धारा और प्रतिरोध, तीन चीज होती हैं। तो यहां से ई को अपन ने V और L में चेंज कर लिया, तो J इज इक्वल टू आ गया सिग्मा V बटा L। फिर मैंने कहा धारा चाहिए तो J को वापस I बटा A लिख लिया। तो ये अब देखो करंट भी हो गया, वोल्टेज भी हो गया। अब प्रतिरोध और चाहिए तो अपन ने क्या किया कि V इज इक्वल टू ये लिख दिया, ये कर दिया। अब देखो L अपॉन A इंटू नीचे सिग्मा, तो मैंने कहा 1 सिग्मा मतलब 1 चालकता बराबर प्रतिरोधकता होती है। चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता कहलाती है, इसको रो लिखते हैं, ठीक है। और रो इंटू एल अपॉन ए ये प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ये ऐसा सिद्ध होता है। तो इस सब की जगह अपन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 सिग्मा को रो लिख दिया और इस टोटल की जगह क्या लिख दिया आर। तो ये ओम का नियम आपका सिद्ध हो गया, ये आपका हेंस प्रूव होगा, ठीक है, सिद्ध हो गया। अब देखो ये दो चीजें आपको अलग है, इन दोनों को मैं आगे क्लियर कर देता हूं, देखो कैसे, ठीक है। सबसे पहला तो प्रतिरोधकता ही कर देते हैं, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी है ना, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी आ गई। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसमें से छोटे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, आप कोई कंपटीशन दे लो या बोर्ड का हो, छोटा क्वेश्चन इसमें से बहुत आता है, डाइवर्ट करने वाला तो टॉपिक है। देखो क्या होता है, हमने कहा कि पहले डेफिनेशन मतलब रो इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। मैं कहूँ कि यदि एल इज इक्वल टू 1 मीटर तथा ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू आर। क्या अर्थ हुआ, अर्थात 1 मीटर लंबाई, अर्थात 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का होता है क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल कौन सा है, अनुप्रस्थ काट, ये ध्यान रखिएगा आप, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट। तो हमने कहा 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट वाले का वाले तार का प्रतिरोध ही इसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, इसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है, कि कहलाती है। किसी धातु की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है तो अपन क्या करें, उस धातु का 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर मोटा तार के जो प्रतिरोध होगा वो ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी। हाँ, इसको एक और चीज है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोध का एक दूसरा नाम हो रहा है कौन सा, विशिष्ट प्रतिरोध, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता की एक डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मूले से अपने कैलकुलेट कर ली, रो इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू ए अपॉन एल। तो इससे क्या होने का कि अगर एल 1 मीटर का हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो रो और आर तो बराबर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कौन सा, अनुप्रस्थ काट वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी। और इसे क्या दूसरा नाम क्या दिया अपन ने, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो और क्या वो भौतिक राशि के बारे में, मात्रक, और इसका मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। अब मात्रक देखो आप, रो इज इक्वल टू क्या है आपके पास, आर इंटू ए अपॉन एल। तो अपन कर सकते हैं ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर, तो आंसर क्या आ गया इसका, ओम मीटर।
ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, पहली बात। दूसरी विमा, विमा की बात करें अपन तो विमा क्या होगी? विमा होती है m1L³ T⁻³ 1 की घात -2। ठीक है, ये इसकी विमा होती है। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपको सोल्व करना है तो कैसे कर सकते हो, यहाँ से आप विमा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप भी जानते हो कि इसकी विमा कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, करके बता देता हूँ। चलो आपको, आपके पास है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ओम क्या है? V/I। प्रतिरोध क्या होता है? V/I इंटू मीटर। तो क्या अर्थ हो गया? V का हो गया वोल्ट, इसका हो गया एम्पियर इंटू मीटर। और आगे चाहो तो वोल्ट को क्या लो? W = QV, V = क्या? W/Q। तो अपन लिख सकते हैं W का होता है जूल अपॉन कूलाम अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब आप इन सब की वैल्यू पुट कर सकते हो। जूल मतलब कार्य की क्या होती है? m1L² T⁻²। इसकी क्या होती है? कूलाम की A1 T1, मीटर की L1, एम्पियर की A1। सब की वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा m1L3 T⁻3 L3 T⁻3 और 1 की घात -2। तो आप इन सब की वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, और ऐसे आप कर ले, हम डायरेक्टली याद रह जाए तो रहना थोड़ा कठिन होता है, इसका आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है इसकी। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता नियत होती है। मतलब जैसे चांदी है तो उसकी प्रतिरोधकता फिक्स होगी, लोहा है तो उसकी फिक्स होगी। ठीक है ना, यह केवल पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, ये चीज मैं पहले भी पीछे भी बता चुका है, ये दोबारा बता रहा हूं। ये मोस्ट बात है कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता नियत होती है और यह केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर ही निर्भर करती है। तो अपन ने प्रतिरोधकता में क्या पढ़ा? अपने पढ़ा कि ρ = होता R/A/L। तो हमने कहा कि यदि लेंथ और भी 1 मीटर हो वायर की और एरिया भी क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, उस कंडीशन में ρ और R इक्वल हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ कि 1 मीटर लंबा और साथ में ही 1 मीटर स्क्वायर का जो अगर क्षेत्रफल का अगर कोई तार है, उसका जो क्षेत्रफल है का जो तार है, उसका जो प्रतिरोध है उसे अपन प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सेकेंडरी इसका मात्रक क्या है? इसका ओम मीटर। और विमा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं m1L³ T⁻3 1 की घात -2। मैंने कहा अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं हो तो आपके पास उपाय है कि आप इसके मात्रक से निकाल लें। ओम को लिख सकते हैं V/I ओम के नियम से। तो ये क्या हो गया? वोल्ट अपॉन एम्पियर। और मीटर अपनी जगह, वोल्ट को आपको डायरेक्टली विमा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो? जूल अपॉन कूलाम एम्पियर मीटर। इन सब की वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और सेकेंडरी किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो नियत होती है, यह केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत प्रतिरोध। अगला अपन इसी में क्या पढ़ेंगे? विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध मतलब इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डिपेंडेंसी क्या है। ठीक है, तो इस चीज को अपन यहाँ पर करेंगे। जो अभी पीछे मैंने आपको कह रहा था ना, वो रो के इक्वल अपन ने आर रखा था, वहां की बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट धारा प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध है। कोई भी पदार्थ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, किसी पदार्थ में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है और वो उस पदार्थ के जो नेचुरल गुण है, कोई भी कारण से उसमें जो धारा प्रवाह में बाधा होगी, करंट फ्लो में जो अपोज होता है, बाधा होती है, उसको अपन प्रतिरोध कहते हैं। जैसे अपन बात कर रहे थे
कि चांदी है, चांदी मतलब अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर, उसमें करंट आसानी से फ्लो होता है। इसका अर्थ क्या है, उसके अंदर धारा प्रवाह में कोई बाधा है वो कम उत्पन्न हो रही है। अब बाधा कम उत्पन्न हो रही है मतलब उसका प्रतिरोध क्या है, कम है। इसकी बजाय अगर हम जैसे रबड़ ले लें, कोई प्लास्टिक ले लें, तो प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर, इसमें तो धारा प्रवाहित ही नहीं होती। तो अगर आप, उसका अर्थ क्या है, उसके अंदर धारा प्रवाह में अत्यधिक प्रतिबाधा है, मतलब अपने बहुत ज़्यादा विरोध महसूस हो रहा है, तो उसका प्रतिरोध भी बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रतिरोध का एकदम बेसिक से बेसिक डेफिनेशन है, धारा प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, निर्भरता। अपने इसकी बात करें, निर्भरता किस पर होती है, इसकी निर्भरता, डिपेंडेंसी। तो फर्स्ट एक नंबर होती है लंबाई, तार की लंबाई, कि तार की लंबाई पर इसकी निर्भर होता है। क्या होता है तार की लंबाई पर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। मतलब क्या हुआ कि तार की लंबाई तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब तार की प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा भाई, ये आपके 10th में भी आया था, आपका 10th में भी ओम्स लॉ था। तो क्या होता है कि तार की लंबाई मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, समानुपाती कह रहे हैं। इसका सेंस क्या है कि जो तार जितना अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा, और जो तार जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। 2 नंबर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरे के ऊपर इस पे क्या डिपेंडेंसी, उसी के आर व्युत्क्रमानुपाती ए होता है। मतलब क्या हुआ, तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब देखो, 2 चीज पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे करता है, लेकिन वो टेम्परेचर तो अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 की बात करनी है कि एक तो होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, कि इन दोनों के लंबाई के तो समानुपाती है और मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपन बात कर सकते हैं नीचे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी बात करें तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए या आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि भौतिक विज्ञान में आप भी जानते हो कि समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है, नियतांक। तो आर समानुपाती एल है, व्युत्क्रमानुपाती ए है, तो समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए अपने यहाँ पर समानुपाती नियतांक रो लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रो क्या है, समानुपाती नियतांक या प्रतिरोधकता, समानुपाती नियतांक या प्रतिरोधकता। अब तो समझ में आ गया होगा मैंने उस समय इसकी जगह आर क्यों लिखा। ठीक है ना, तो जब अपन ओम के नियम में व्युत्पत्ति कर रहे हैं तो मैंने कहा ना रो एल अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर, तो वो यहां से आता है प्रतिरोध की डिपेंडेंसी से। तो प्रतिरोध को बेसिकली क्लियर है कि धारा प्रवाह का विरोध क्या कहलाता, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग चालकता है, मतलब उनका प्रतिरोध अलग अलग है। जहाँ पर ज़्यादा विरोध होगा वो उसके अंदर उस पदार्थ का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, धारा प्रवाह कम हो रही है मतलब चालकता कम है। और इसकी निर्भरता किस पर है, तार की लंबाई के तो समानुपातिक और तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये चीज अपनी प्रतिरोध की। अब देखो अपने इससे लास्ट वाला जो आपका था वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। न्यूमेरिकल था मतलब उसके अंदर क्या था, आपको एक ग्राफ दिया हुआ था आई और वी के बीच का। ग्राफ किसके बीच में था, आई और वी के बीच का ग्राफ था। उसमें सॉल्यूशन बताया था मैं आपको आई और वी के बीच का ग्राफ का। आपको इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ था, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्या था कि एक तो ऐसे कोई दे रखा था T2 और एक दिया हुआ था T1, और y पे तो I था, x पर कौन था, v था। फिर मैंने कहा था
कि चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के वी आई वक्रों को दर्शाया है और इनके संगत प्रतिरोध R1 और R2 है। ठीक है, तो T1 का तो कौन है R1 है, इसका कौन है R2 प्रतिरोध। अब पूछा क्या इसने कहा कि कौन सा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर सी होगा T1 लेस देन T2। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि डायरेक्टली बता दिया सर कैसे होगा T1 लेस देन T2, कारण बताऊं आपको। T1, अब देखो यहां पर क्या है, इसकी ढाल निकालो, ये θ1 मान लो और इसको क्या मान लो θ2, तो बताओ tan θ1 लेस देन tan θ2 बड़ा किसका है, देखो सॉरी ढाल ज्यादा बड़ी किसकी है tan θ1 की, θ2 माना ना इसमें, तो tan θ2 इसको तो उल्टा मान लिया, इसको θ1 मान लो और इसको θ2 मान लो, तो अपन यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। ठीक है, मतलब T1 ताप की ढाल है वो T2 ताप से ढाल से जाता है। अच्छा tan थीटा है क्या इसका, tan थीटा क्या होता है y अपॉन x, तो यहां पर क्या होगा I अपॉन v, मतलब 1/r। इस ग्राफ की ढाल 1/r है, प्रतिरोध ने होकर क्या है प्रतिरोध की व्युत्क्रम है। ठीक है, तो जिसका ताप अधिक होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ढाल ज्यादा किसकी है tan θ1, मतलब T1 ताप की ढाल ज्यादा है, तो T1 ताप की ढाल ज्यादा है तो इसकी ढाल ज्यादा है, अगर वो डायरेक्टली R होता तो बात है, लेकिन ये क्या है 1/r, तो आप भी जानते हो 1/tan θ1, ठीक है, लेस देन 1/tan θ2, क्योंकि जिसका मान ज्यादा है ऊपर tan θ1 tan θ2 से ज्यादा है तो 1/, में तो उल्टा हो जाएगा ना, इसका आंसर सी आएगा। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ढाल निकालो और ढाल में देखो I/V है ये, इसका 1/r आएगा, V/I होता तो इसका उल्टा होता, इसका होगा सी आंसर होगा T1 लेस देन T2। ठीक है, अब देखो आज के लिए आपका क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन देखो आप, आज का क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है ए काट क्षेत्रफल पर, बी ताप पर, सी लंबाई पर, डी किसी पर नहीं। ठीक है, आज अपने जो पढ़ा है उस पर ही को अगर आप ध्यान से दिया है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। आंसर आप कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।